बैकएंड डेवलपमेंट इज़ डेड। इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। ज़्यादातर 80% हाँ है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करते हैं इसी टॉपिक पे। अगर आपको लग रहा है कि अब हमें बैकएंड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम एआई कर लेगा 2026 में, 27 में, 28 में, फ्यूचर के अंदर, सो अभी हम 2026 की बात करेंगे। 26 के बाद क्या होता है वो तो अलग मैटर है, बट 26 में क्या बैकएंड डेवलपमेंट डेड हो चुका है और अगर आपको सीखना चाहिए तो क्या सीखना चाहिए जिससे कि आपकी जॉब लग सके, अच्छी जॉब लग सके। मैं यहाँ पे मैं जॉब लगने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अच्छी जॉब पा सको। सो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आपको बताता हूँ, कंप्लीट डिटेल के अंदर, कि बैकएंड डेवलपमेंट डेड हुआ कि नहीं। इसका तो आंसर मैं लास्ट में दूंगा, बट आप क्या सीखो एक्चुअली एआई में, क्या सीखो अगर आप प्लान करो बैकएंड डेवलपमेंट की या बैकएंड डेवलपमेंट सीखने की, या अगर आप ऑलरेडी बैकएंड डेवलपमेंट में हो तो आप सर्वाइव कैसे करो, एआई के कौन कौन से टॉपिक्स आप सीखो। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में होने वाली है। आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम ऐसे वीडियोस आपके लिए आते रहते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल में होने वाली है यार, तो चाय कॉफ़ी ले लीजिए, बैठिए आराम से और सीखिए एंड देखिए, समझिए। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग, तो भाई आप बैकएंड डेवलपमेंट की प्लानिंग कर रहे हो तो ये चीज़ें ज़रूर सीखो ना। सबसे पहले जो पहला टॉपिक आता है दैट इज़ एक्चुअली LLM। क्योंकि होता क्या है, पहले आप इसको समझ लो, उसके बाद आप समझो कि एक्चुअली एआई आपको कहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ नहीं समझोगे तो आप पीछे रह जाओगे भाई सबसे। और अगर आप पीछे रह जाओगे तो कंपनियाँ क्या करेंगी, कंपनी आपको नहीं लेंगी, आपका जो कॉम्पिटिटर है या ऐसा यूज़र या ऐसा स्टूडेंट जो जिसको चीज़ें आती हैं उसको लेगी। तो आपको ये समझना है कि हमारे पास अभी तक क्या होता था मोस्टली, कि हमारे पास बैकएंड होता था। लेट्स सपोज कि ये हमारा बैकएंड है, दिस इज़ अ बैकएंड एंड ये हमारा फ्रंट एंड है। एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर पहले समझ लो, फिर LLM में आपको समझाऊंगा। ये हमारा एक्चुअली बैकएंड है और ये हमारा फ्रंट एंड है। ये एक्चुअली EY है। EY के सारे लॉजिक यहाँ पे हैंडल किए जाते हैं, सारे मतलब सारे, ठीक है। ये आप बना सकते हो प्योर HTML CSS जावास्क्रिप्ट से भी ये बनता है। इसको आप बना सकते हो रिएक्ट से, एंगुलर से, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी फ्रंट एंड में आ जाता है। तो इस पे हम लोग अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आप लोग कहोगे तो मैं चर्चा करूंगा कि भाई फ्रंट एंड का क्या हाल होने वाला है 2026 या उसके आगे। तो वो तो अलग, ऑलमोस्ट चीज़ें फ्रंट एंड में 60% तो ऑटोमेट हो जाएंगी, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। तो आप चाहते हो कि जिस तरह ये वाली वीडियो हम बना रहे हैं वैसे ही हम फ्रंट एंड की वीडियो बनाएं, तो आप मुझे बताना, ठीक है। सो अब होता क्या था कि फाइनली बैकएंड, फ्रंट एंड EY हैंडल करता था, बैकएंड हमारे लॉजिक्स को हैंडल करता था। लॉजिक्स, दिस लॉजिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसी के लॉजिक्स भी हो सकते हैं, ये डेटाबेस लॉजिक हो सकते हैं, या दिस लॉजिक्स एक्चुअली ईमेल सेंडिंग के लॉजिक हो सकते हैं, SMS के लॉजिक हो सकते हैं, बहुत सारे लॉजिक्स, मतलब हैंडलिंग, लॉजिक हैंडलिंग काम सारा बैकएंड में होता था। ये किसी के भी लॉजिक हो सकते हैं, सारा बैकएंड करता था। फ्रंट एंड यूज़र के ब्राउज़र पे चलता था। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पे कोई डेटाबेस होता था, तो बैकएंड विल एक्चुअली इंटरेक्ट टू डेटाबेस एंड डेटाबेस रिस्पॉन्स देता था। फिर बेस्ड ऑन द फ्रंट एंड रिक्वायरमेंट हमें इंटरेक्शन करके बैकएंड एंड फ्रंट एंड को वो डेटा भेज देता था, ठीक है। एग्जाम्पल से आप जैसे समझो कि लेट्स सपोज फ्रंट एंड को यूज़र की लिस्ट चाहिए, तो फ्रंट एंड क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट करेगा हमारे बैकएंड को, रिक्वेस्ट REQ, एंड इस रिक्वेस्ट में इन्फॉर्मेशन होगी, API बेसिकली कॉल होगा। अब यूज़र बैकएंड के पास भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या ये तो प्रोसेस करने के लिए लॉजिक्स को। तो अब वो यूज़र की लिस्ट एक्चुअली डेटाबेस के अंदर रखी होगी, तो डेटाबेस से ये हमारा DB है। अब इस DB से हमें बैकएंड की लिस्ट मिलेगी, बैकएंड पे लिस्ट मिलेगी यूज़र की, और ये बैकएंड क्या करेगा, यूज़र की लिस्ट को प्रोसेस करेगा, जो भी चेंजेस करना है या कुछ भी करना है प्रोसेस करने के बाद फाइनली यहाँ से रिस्पॉन्स दिया जाएगा, और रिस्पॉन्स जो होगा वो एक्चुअली जेसर में जाएगा। ये सारा काम जेसर में हो रहा होगा। ये सब चीज़ तो ऑलरेडी आप सीख ही चुके हो यार, बैकएंड में मैं आपको सिखाता हूँ, बहुत सारी चीज़ सिखाता हूँ। अब यहाँ पे सारा लॉजिक जितना प्रोसेस हो रहा है वो बैकएंड पे हो रहा है, सब कुछ बैकएंड पे हो रहा है। लेकिन समझने वाली बात क्या है, अभी हमारे पास LLMs आ चुके हैं, ब्रेन, एक ऐसा सिस्टम ब्रेन आ चुका है। अब वो ब्रेन सोच सकता है, समझ सकता है और उसके अनुसार आपको आंसर्स दे सकता है। हालांकि कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ अपने आप हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, तो उन लिमिटेशंस को आपको समझना होगा। अब यहाँ पे एक लेयर और आ चुकी है, AI लेयर, या फिर AI लेयर, मैं तो AI लेयर बोलता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारी हो जाएगी एक AI लेयर, दिस इज़ अ AI लेयर। और बेसिकली यहाँ पे हमारे चैट मॉडल्स होंगे, या डिफ्यूज़र मॉडल्स भी हो सकते हैं, या LLM मॉडल्स हो सकते हैं। तो ये हम अभी इसका नाम जर्नल में दे दे रहा हूँ कि ये हमारा एक AI लेयर है। AI लेयर एक्चुअली AI से रिलेटेड सारे ऑप्शंस कर सकता है। इसको कोई अगर टेक्स्ट प्रॉम्प्ट मिलेगा तो उस टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को इनपुट लेकर के आउटपुट दे सकता है, वॉट एवर जो इसके पास ट्रेन डेटा है। इवन एजेंट्स वगैरह भी कॉल कर सकता है, एजेंट्स का काम कर सकता है, कोई एक्शन परफॉर्म कर सकता है, टूल कॉलिंग,
एन नंबर ऑफ थिंग्स कर सकता है, रैग वगैरह आप इम्प्लीमेंट कर लोगे तो होगा क्या, लाइक अब यूज़र यहाँ पे बैठा भाई, और यूज़र इज़ एक्चुअली यूजिंग फ्रंट एंड एप्लीकेशन, फ्रंट एंड इज एक्चुअली यूजिंग बैकएंड एप्लीकेशन। नाउ बैकएंड अब क्या कर सकता है, बैकएंड को अब एक्सटेंड कर दिया गया। नाउ बैकएंड कैन नाउ यूज दिस एआई लेयर। दिस इज व्हाट इंटरेस्टिंग हैपेंस नाउ। अब ये बैकएंड इस एआई लेयर का यूज़ कर सकता है, और यहाँ पे जो बैठा है हमारा ब्रेन, तो मैं तो इसको ऐसा ब्रेन ही समझता हूँ। आप क्या समझते हो ये आपकी मर्जी है। मैं एआई एलएलएम्स को ब्रेन समझता हूँ कि भाई अगर कुछ सोचना है समझना है तो हमारे पास ब्रेन अवेलेबल है। 10 प्रोडक्ट्स हमने दे दिए और यूज़र की हिस्ट्री दे दी। बेस्ड ऑन दैट हिस्ट्री 10 प्रोडक्ट्स में से वो बता देगा कि यूज़र 10 में से 5 कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसमें इंटरेस्टेड है। समझ आए मेरी बात। तो इस तरह से जो लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें होंगी वो हमारा एआई ब्रेन कर सकता है, और फिर ये सिंपली यहाँ पे रिस्पॉन्स भेज सकता है, एंड बैक एंड उस हिसाब से हमारा रिस्पॉन्स प्रोसेस करके देन फ्रंट एंड को डेटा भेज सकता है। तो ये जो लेयर है ये इंपॉर्टेंट है, और ये हमारी एआई लेयर आ गई। तो अब आपको फ्यूचर में लाइक बैक एंड में एआई लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। एआई लेयर कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो सब चीज़ के बारे में डिटेल में स्प्रिंग बूट में एक्चुअली कैसे हम लोग करते हैं वो हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है भाई, स्प्रिंग एआई की मेहनत करके बनाई है। एंड जितने भी एआई का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने उसमें पढ़ा रखा है। तो मेक श्योर कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, उसको जाकर के एक्सेस करिए। बट फिर भी कौन कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है लाइक इस पार्ट को सीखने के लिए, इस वाले पार्ट को सीखने के लिए, ठीक है। और कौन कौन से कॉन्सेप्ट अगर आपको 2026 में 27 में जॉब चाहिए तो आप कैसे स्टैंड कर सकते हो लाइक बाकी बैकएंड डेवलपर्स से के आगे, वो सब चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। सो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ जो मेन एक्चुअल ब्रेन होगा दैट इज़ एलएलएम। तो इस एलएलएम के बारे में आपको सीखना होगा, उसके बारे में बात करते हैं। सिर्फ एलएलएम ही नहीं, अब आपको इतना सिंपल लग रहा होगा गाइस कि सिर्फ बैकएंड रिक्वेस्ट भेजेगा हमारे एआई लेयर को, एआई लेयर उसका रिस्पॉन्स लेगा और हमें आउटपुट दे देगा। तो ऐसा गाइस नहीं होता है, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, वेक्टर डेटाबेस के कॉन्सेप्ट बहुत सारी होती हैं। ऑलरेडी हम प्लेलिस्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, और हमारा एक लाइव बैच भी चल रहा है एआई पावर्ड स्प्रिंग बूट बैच, जिसके अंदर हम बैकएंड तो आपको सिखा ही रहे हैं स्प्रिंग बूट का यूज़ करके, लेकिन साथ ही साथ में एआई पावर्ड है, दैट मीन्स एआई भी आपको सिखा रहे हैं उसके अंदर। सो मेक श्योर कि अगर आप प्रीमियम बैच लेने जा रहे हो, अभी डिस्काउंट चल रहा है, न्यू ईयर डिस्काउंट लाइक सेल चल रही है, तो आप जा करके इनरोल कर सकते हो। एंड एक बार सिलेबस देख लीजिए, प्रोजेक्ट्स हम लोग करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें करने वाले डिटेल के अंदर। तो मेक श्योर आप सिलेबस देखिए, इनरोल करिए हमारे प्रीमियम कोर्स के अंदर। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। सबसे पहला पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एलएलएम। एलएलएम को समझना होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलएलएम ही हमारा ब्रेन है। अब एलएलएम में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट उसको समझते हैं। लाइक हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड कुछ चीज़ें बहुत मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक व्हाट इज़ अ ट्रांसफार्मर होते क्या है। टोकन्स, कॉन्टेक्स्ट विंडो, एम्बेडिंग्स। टोकन, कॉन्टेक्स्ट विंडो, एम्बेडिंग, ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप भेजोगे तो टोकन कंजप्शन के हिसाब से आपको पैसे लाइक रुपीज़ चार्ज किए जाएंगे। कॉस्टिंग आपकी टोकन बेस्ड होगी। कॉन्टेक्स्ट विंडो मतलब कितना टोकन लाइक हमारा जो एलएलएम मॉडल है वो एक्सेप्ट कर सकता है, कितना रेस्पॉन्स में टोकन दे सकता है, सारा काम टोकन बेस्ड होता है। तो एक कॉन्टेक्स्ट विंडो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्बेडिंग्स इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर, टॉप पी, मैक्स टोकन, ये सब जब आप यूज़ करते हो, जब आप लाइक बात करने लगते हो अपने एलएलएम से, तो ये सारे विंडोज़ या ये सब जो हमें कॉन्टेक्स्ट विंडो में बताया, टेम्परेचर, टॉप पी, मैक्स टोकन, ये सब कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं जब आप अपने बैकएंड से एआई लेयर पे कॉल करते हो। एंड सिस्टम वर्सेस यूज़र वर्सेस असिस्टेंट मैसेजेस, तो जो आप लाइक प्रॉम्प्ट भेजते हो वो भी प्रॉम्प्ट अलग अलग टाइप के होते हैं, एंड उस प्रॉम्प्ट को भी समझना है। आप कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हो, वो रिक्वेस्ट किस टाइप के प्रॉम्प्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप समझ रहे हो मेरी बात में क्या कहने को, तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस क्रिएटिव रेस्पॉन्सेस भी अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। इवन स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बैकएंड डिज़ाइन में इसका क्या रोल रहने वाला है एलएलएम का, देखो। डिज़ाइनिंग एपीआईज दैट सेंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉम्प्ट, ठीक है। कंट्रोलिंग हेलुसिनेशन इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन वगैरह को लाइक कैसे कंट्रोल करना है। मैनेजिंग लेटेंसी एंड कॉस्ट, बिल्डिंग मल्टी स्टेप रीजनिंग पाइपलाइंस, एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड टोकन लिमिट्स एंड कॉन्टेक्स्ट साइज योर एपीआई विल ब्रेक इन द प्रोडक्शन। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ आप नहीं समझोगे तो एपीआई 101% ब्रेक होगी आपके प्रोडक्शन में। तो मेक श्योर कि ये सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो समझो। अब बात करें दूसरे पॉइंट की जो आपको सीखना चाहिए बैकएंड में। अब हमें जो दूसरी चीज़ सीखनी है गाइस वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर बैकएंड सिस्टम।
लोगों को लगता है यार कि मुझे चैट जीपीटी आता है, मैं चैट जीपीटी से बात कर लेता हूँ तो वही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, बट ऐसा नहीं होता। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर द बैक एंड इंजीनियर्स आर द डिफरेंट, क्योंकि जब आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ोगे सीखोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि आप एक पूरा पूरा सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो, तो वो एक सिस्टम डिज़ाइन की तरह काम करेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे चैट जीपीटी आता है, चैट जीपीटी स्टाइल में मैं बैक एंड का भी काम कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको चीज़ें समझनी होती हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर द बैक एंड डेव इज़ नॉट राइटिंग इंग्लिश प्रॉम्प्ट्स, इट्स अ सिस्टम डिज़ाइन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इवन प्रोडक्शन में आपका कोड नहीं फटना चाहिए, साथ साथ में प्रोडक्शन में आपकी जो कॉस्टिंग होनी चाहिए वो टोकन बेस्ड होती है, तो टोकन को भी एफिशिएंटली हमें यूटिलाइज करना होता है, बहुत सारी चीज़ होती है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक मैसेज लिखना होता है एंड सिर्फ आपने मैसेज लिख दिया तो वही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या क्या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आपको सीखना चाहिए, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टम प्रॉम्प्ट वर्सेस डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट्स बहुत सारे तरीके के होते हैं। दो इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट्स टाइप हैं। एक सिस्टम प्रॉम्प्ट्स, लाइक अगर आप चैट जीपीटी या किसी भी एलएलएम मॉडल को कोई चीज़ बता रहे हो कि भाई मेरे लिए वो काम कर दो, तो उसका क्या रोल होने वाला है, हाउ द बिहेवियर ऑफ द एलएलएम मॉडल कैन बी कंट्रोल बाय द सिस्टम प्रॉम्प्ट्स, वो सब आपको समझना पड़ेगा। तो दो प्रॉम्प्ट्स टाइप आपको समझना है। सिस्टम प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, जो यूज़र पास करेगा और यूज़र पास की गई क्वेरी को आप प्रॉम्प्ट में कैसे इंसर्ट करोगे एंड फिर उसको आपके अपने एआई लेयर पे भेजोगे। एआई लेयर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एआई लेयर इज़ अ जर्नल, उसमें अलग अलग तरीके के काम होते हैं यार। तो लाइक सिर्फ मैं एलएलएम नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं एआई लेयर बार बार बोल रहा हूँ, जो कि मैंने अभी आपको इस लाइक स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था। नाउ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट विद द वेरिएबल्स, टेम्पलेटिंग भी करनी पड़ सकती है। ये सब डिटेल मैंने अपने स्प्रिंग एआई की प्लेलिस्ट के अंदर कर रखा है, तो आप मेक श्योर वहाँ से सीख सकते हो अगर फ्री में सीखना है। अदरवाइज हमारे एआई पावर्ड बैक एंड बैच से भी सीख सकते हो, अदरवाइज हमारे कोर्सेज भी आने वाले हैं, तो वहाँ से भी आप जाके सीख सकते हो। मैं क्या करूँगा, सारे लिंक जो भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा इस वीडियो के, वहाँ से आप जाके एक्सेस कर लो भाई। नाउ फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, चेन ऑफ थॉट्स वर्सेस हिडन रीजनिंग, आउटपुट फॉर्मेटिंग, जेसन ओनली स्कीमास। तो अब देखो मेन काम क्या होता है कि आपका जो एप्लीकेशन है जिस पे आप काम कर रहे हो बैकएंड वाला, वो बीच में चल रहा होता है। एक तरफ फ्रंट एंड एप्लीकेशन है जो यूज़र यूज़ कर रहा है, तो फ्रंट एंड एप्लीकेशन बैकएंड आपके एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट करता है, बैकएंड वाला फिर एआई लेयर को करता है। तो इसमें क्या होता है कि जब आपका बैकएंड एआई लेयर से बात कर रहा होता है, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड आउटपुट की ज़रूरत होती है कि भाई मुझे सिर्फ इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए। तो वहाँ पे स्ट्रक्चर आउटपुट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्कीमास वगैरह के साथ आपको खेलना आना चाहिए, क्योंकि यार देखो ऐसा नहीं करोगे तो फिर आप कैसे बैकएंड में इंजीनियरिंग कर पाओगे। तो स्ट्रक्चर्ड आउटपुट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें इसका यूज़ केस वगैरह क्या है, तो देखो रियल बैकएंड यूज़ केसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने भी चीज़ें इधर सिखाई हैं, तो उसके यूज़ केसेस बैकएंड में लाइक वेरी इंपॉर्टेंट है। गेटिंग स्ट्रक्चर्ड एपीआई रिस्पॉन्सेस, वैलिडेटिंग यूज़र इनपुट, creating some summaries, tags, decisions, preventing prompt injection attacks। अब बैड प्रॉम्प्ट्स इक्वल टू प्रोडक्शन बग्स। आपको ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप लिखोगे प्रॉम्प्ट, अगर गंदा प्रॉम्प्ट हुआ या ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट नहीं है, सिस्टम प्रॉम्प्ट्स, असिस्टेंट प्रॉम्प्ट्स, इन सब में आपको डिफरेंशिएशन नहीं पता है, प्रॉम्प्ट्स वेरिएबल्स का कैसे यूज़ करना है, टेम्पलेटिंग कैसे करनी है, तो आप एक गंदा बैड प्रॉम्प्ट लिखोगे और बैड प्रॉम्प्ट्स लीड्स टू द प्रोडक्शन बग्स। और प्रोडक्शन बग से हमेशा बचना चाहिए। आपकी खुद की कंपनी है, आप एप्लीकेशन बना रहे हो, तो प्रोडक्शन बग्स आएंगे, आपके नुकसान होंगे। और अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम करो, वहाँ पे प्रोडक्शन बग्स आएंगे, तो उस क्लाइंट के नुकसान होंगे, फिर आपको गाली पड़ेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ एम्बेडिंग्स वर्सेस वेक्टर डेटाबेसेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एम्बेडिंग्स एंड वेक्टर डेटाबेसेस। तो ये आपको सीखना ही सीखना चाहिए। कोर कॉन्सेप्ट्स, एम्बेडिंग्स क्या होती हैं, व्हाट एम्बेडिंग्स आर, सीमेंटिक सिमिलरिटी सर्च क्या होता है, क्योंकि डेटाबेसेस के अंदर हम एम्बेडिंग्स के रूप में अपने डेटा को सेव कर देते हैं, फिर वहाँ से निकालते हैं, तो सिमिलरिटी सर्च के आधार पर निकालते हैं। कोसाइन सिमिलरिटी क्या होती है, चंकिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या होती है, क्योंकि आपको डेटा अपने वेक्टर डेटाबेस के अंदर रखना भी पड़ेगा, तो चंकिंग स्ट्रैटेजीज़ को भी आपको सीखना पड़ेगा। देन मेटा डेटा फिल्टरिंग, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप एक्चुअली एआई अपने बैकएंड लेयर पे इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। इसका लाइक बैकएंड यूज़ केसेस भी हैं, जैसे बैकएंड यूज़ केसेस लाइक एआई पावर्ड सर्च अगर कोई बना रहा है, रिकमेंडेशन सिस्टम कोई बना रहा है, चैट विद डॉक्यूमेंट्स बना रहा है, लाइक आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन लाइक उस आधार पे किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये सब जब काम करते हो तो आपका जो डॉक्यूमेंट होता है उसको पहले वेक्टर एम्बेडिंग्स के फॉर्मेट में डेटाबेस के अंदर सेव करना होता है। तो आपको पता होनी चाहिए सब चीज़ें। नॉलेज बेसिस, बहुत अलग अलग तरीके के नॉलेज बेसिस को आपको ट्रेन करना पड़ सकता है अपने एआई एलएलएम मॉडल को, तो वो रैक बेस्ड ट्रेनिंग होती है, लाइक डेटा को हम एम्बेडिंग्स में स्टोर कर देते हैं। तो ये सब चीज़ आपको सीखनी पड़ेंगी वहाँ पे। कोड सर्च, लाइक आपके पास बहुत सारा ढेर सारा कोड है, आप चाहते हो कि कोड को कोई सर्च करे बेस्ड ऑन दैट चैटबॉट से कोई कोड
पूछ ले या कोड बेस्ड सर्चिंग हो, सो वहाँ पे कोड्स को भी आपको एम्बेडिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके और अपने बैकएंड सिस्टम में स्टोर करना पड़ेगा। मोस्ट एआई बैकएंड एप्स यूजेस रैग नॉट फाइन ट्यूनिंग। तो ये चीज़ आपको समझना है कि आप एज अ बैकएंड डेवलपर आपको मॉडल को ट्रेन नहीं करना है, मॉडल को फाइन ट्यून नहीं करना है। बैकएंड में मैक्सिमम 90% आज बैकएंड ऐसे बन रहे हैं जो रैग बेस्ड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। लाइक हम अपने डेटा को एलएलएम तक पहुंचा देते हैं, उसी डेटा के आधार पे हमारा एलएलएम रिस्पॉन्स करता है। फाइन ट्यूनिंग वगैरह की ज़्यादा एआई की डीप कॉन्सेप्ट आपको मॉडल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एआई के कॉन्सेप्ट यूज़ करके जो एग्जिस्टिंग एलएलएम्स हैं उनका यूज़ करना है। एलएलएम्स कैसे यूज़ करते हैं उस सब मैं डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, पूरा फ्री यूट्यूब पे कोर्स ही डाल चुका हूँ। नाउ अभी जस्ट इससे पहले मैंने आपको बताया रैग ज़्यादातर यूज़ होता है बैकएंड के अंदर, तो ऑब्वियसली बात टॉपिक आपको पता होना चाहिए रैग होता क्या है। रिट्रीवेबल ऑगमेंटेड जनरेशन, ये चीज़ मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ यार, लाइक ट्यूटोरियल बता चुका हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा। लिंक पूरी प्लेलिस्ट को मैं पूरी प्लेलिस्ट की जितनी भी वीडियोज़ हैं सारी वीडियोज़ का एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। उस प्लेलिस्ट की जो लिंक होगी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो रैग और रैग के कॉन्सेप्ट्स। रैगबोन इज़ अ बैकबोन ऑफ रियल एआई एप्स इन 2026। मैं 2026 यहाँ पे लिख दिया हूँ, बट फ्यूचर में भी रैग बहुत ज़्यादा चलने वाला है। बस आप इतना समझो कि जो रैग होता है वो कैसे काम करता है, एक बार आप देख लो। तो ये जो हमारा गाइस बैकएंड होता है, दिस इज अ बैकएंड एंड ये हमारा एआई लेयर है। हाँ, ये हमारा एआई लेयर है और ये हमारा बैकएंड लेयर है। तो रैग का मतलब क्या होता है ये समझो, रिट्रीवेबल ऑगमेंट जनरेशन। अब यहाँ पे जो मॉडल हमारा ब्रेन बैठा है उसके पास कुछ लिमिटेड ही डेटा है, क्योंकि लिमिटेड डेटा पे ही ट्रेन किया गया है। और हमारा हमारे पास जो डेटा है, हमारे कंपनी का डेटा हो सकता है, प्राइवेट डेटा हो सकता है, वो हमारे डेटाबेस में होता है, ठीक है, हमारे डीबी में होता है। और एक्चुअली होता क्या है कि ये डीबी जो यूज़ करते हैं वो वेक्टर डीबी होता है, और इस वेक्टर डीबी के अंदर हम अपना डेटा चंक्स में डिवाइड करके, एम्बेडिंग्स में डिवाइड करके रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा डेटा फुल होता है। अब रैग की हमसे क्या करते हैं, जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है तो हम सिमिलरिटी सर्च करते हैं, और उस रिक्वेस्ट के अंदर जो क्वेरी आ रही है उस क्वेरी को हम अपने वेक्टर डेटाबेस से निकालते हैं बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी सर्च। मतलब वो जो क्वेरी है वो कितना सिमिलर है, हम वो सारा नॉलेज अपने वेक्टर डेटाबेस से निकाल लेते हैं। और हम क्या करते हैं, जो हम रिक्वेस्ट अपने एआई लेयर को करने वाले हैं, अगर मान लो हम REQ करने वाले हैं तो इसके अंदर हम नॉलेज को इंक्लूड कर देते हैं। हम नॉलेज जो हमने डीबी डेटाबेस से नॉलेज निकाला, मान लो X हमने क्वेरीज निकाली हैं, तो इस X को हम अपने रिक्वेस्ट के अंदर भेज देंगे, ओरिजिनल क्वेरी के साथ हम भेज देंगे। अब X मतलब हमारा नॉलेज भी जा रहा है हमारे एआई लेयर पे। तो अब जब यहाँ पे कोई मॉडल होगा, लेट सपोज आप GPT-5 यूज़ करो, तो जब GPT-5 को ये रिक्वेस्ट मिलेगा, क्वेरी जब मिलेगी, तो उसको साथ साथ में नॉलेज भी मिल जाएगा, ठीक है। अब बेस्ड ऑन दैट नॉलेज एंड क्वेरी जो एआई होगा हमारा, जो भी मॉडल होगा वो हमें रिस्पॉन्स भेजेगा, और हम इस रिस्पॉन्स को हम API के थ्रू हम अपने फ्रंट एंड को और रिटर्न कर देंगे। ये पूरा सिस्टम जो मैंने बताया, वेक्टर डेटाबेस से सिमिलरिटी सर्च करके डेटा को निकालना और फिर उसको ऑक्यूमेंट कर देना क्वेरी के अंदर, एंड देन उसको भेज देना एआई पावर्ड, एंड देन वहाँ से आउटपुट जनरेट होगा हमारे बैकएंड के पास, देन हम उसको भेज देंगे। इसको हम बोलते हैं रैग। दिस इज एक्चुअली अ रैग सिस्टम। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए बड़े लेवल पे, क्योंकि होता क्या है, जब भी किसी कंपनी के अंदर काम करते हो तो वहाँ पे कोई चैट सपोर्ट सिस्टम बनाना है। अब चैट सपोर्ट सिस्टम बनाना है तो डेटा तो आपके पास होगा ना, तो उस डेटा को हम रैग के माध्यम से अपने एआई लेयर तक पहुँचाते हैं। सो क्या क्या आना चाहिए आपको रैग में, वाई LLMs कैन नॉट ट्रस्ट अलोन, रिट्रीवेबल पाइपलाइन डिज़ाइन। ये पाइपलाइन वही है जो मैंने अभी आपको बता रहा था। एम्बेडिंग्स, रिट्रीवेबल जनरेशन। एम्बेडिंग्स मतलब आप कैसे अपने नॉलेज को एम्बेडिंग्स में फॉर्मेट कन्वर्ट करके डेटाबेस में डालोगे वेक्टर डेटाबेस के अंदर। देन फाइनली कैसे रिट्रीव करोगे सिमिलरिटी सर्च की हेल्प से, एंड देन जनरेट ऑगमेंट कैसे करोगे अपना जो सिमिलरिटी सर्च के आधार पर जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं उनको हम अपनी क्वेरी के अंदर ऑगमेंट करेंगे, देन भेजेंगे, देन वहाँ से आउटपुट जनरेट होगा। तो ये सब चीज़ एक्चुअली प्रैक्टिकल आपको आनी चाहिए भाई, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट रैंकिंग क्या होती है, हैंडलिंग आउटडेटेड डेटा। ना इसका बैकएंड फ्लो भी है कुछ जो आपको समझना चाहिए। यूज़ केसेस कह सकते हो, चैट विद PDFs, चैट विद डेटाबेस रिकॉर्ड्स, चैट विद इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, AI कस्टमर सपोर्ट बॉट। ऐसे करके बहुत सारे सिस्टम्स हम अपने रैग की हेल्प से बना सकते हैं, और ऐसे प्रोजेक्ट्स आप बना करके अपने CV में भी डाल सकते हो। इफ़ यू डोंट नो रैग, यू ऑलरेडी बिहाइंड। मतलब अगर आप रैग नहीं समझते हो तो रैग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप आज के बाद अगर बैकएंड सीखते हो, तो आज से पहले अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, बट आज के बाद अगर बैकएंड सीखते हो तो ये जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, यू मस्ट नो दीज कॉन्सेप्ट्स। नाउ फिफ्थ जो पॉइंट है, एक चीज़ आपको और सीखनी, दैट इज़ AI एजेंट्स एंड ऑटोमेशन वर्क फ्लोज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑटोमेशन का ज़माना आ चुका है भाई।
और ऑटोमेशन करेगा कौन? ऑटोमेशन हमेशा करते हैं लाइक एआई एजेंट्स, ठीक है। अब ऑटोमेशन में क्या क्या आपको सीखना है ये हम लोग बात करते हैं। एजेंट्स जो होते हैं आर द स्टेटफुल एआई सिस्टम्स दैट परफॉर्म एक्शंस नॉट जस्ट चैट। तो एलएलएम्स को अगर आप डायरेक्टली डेटा भेज देते हो, कोई मैसेज भेज देते हो, क्वेरी भेज देते हो, तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। बट एआई एजेंट्स क्या करते हैं, जब भी उनको कोई आप एक्शन बोलते हो तो वो एक्शन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि हमें एक यूज़र इनपुट के आधार पे आप पहले ये फाइंड आउट करो कि क्या हमें ईमेल भेजना है कि नहीं, और अगर ईमेल भेजना है तो हम ईमेल ऑटोमेटिकली चला जाए। तो हम एक एक्शन लेने के लिए हम एआई एजेंट्स को बोल रहे हैं, एआई एजेंट के पास लाइक टूल कॉलिंग होगा, उस टूल का यूज़ करके वो ईमेल को भेज सकता है। तो लाइक ईमेल को भेजना वो हमारा एक एक्शन हो गया, और कौन परफॉर्म कर रहा है? हमारा मॉडल लाइक एलएलएम मॉडल या एआई लेयर कर रहा है। सो इसी को बोलते हैं एआई ऑटोमेशन। और ऐसे बहुत सारे यूज़ केसेस हो सकते हैं। लाइक आपके पास ऑर्डर कंप्लीट हुआ, इनवॉइस भेजना है, इसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हो। बहुत सारे यूज़ केसेस और सिनेरियोज हो सकते हैं। सो अब कोर आइडियाज़ है, ये वाला जो काम है इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक सीखने पड़ सकते हैं एआई एजेंट्स बनाने के लिए? टूल कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मेमोरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन। ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे समझने हैं, और कैसे अपने बैकएंड के अंदर यूज़ करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड प्रैक्टिकल से आप इनको सीखोगे तो मज़ा आएगा। नाउ बैकएंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या हो सकती हैं अगर आप एजेंट सीख रहे हो? सिक्योर टूल्स एक्सपोजर, आइडम्पोर्टेंट एक्शंस, लॉगिंग एजेंट्स डिसीजंस, फेलियर रिकवरी, रेट लिमिटिंग। ये सब जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको समझनी पड़ेंगी और सीखनी पड़ेंगी। एग्जांपल्स के लिए आप कुछ देख लो, जैसे ऑटो टिकट रेजोल्यूशन हो गया, हमारा एआई डेवलप बॉट हो गया, एआई फाइनेंस असिस्टेंट हो गया, ऑटो रिपोर्ट जनरेशन हो गया। तो ये सब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये आपको बनाना पड़ सकता है बेस्ड ऑन द एआई एजेंट्स एंड टूल कॉलिंग। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई मान लो हम फ्लाइट बुकिंग एक सिस्टम बना रहे हैं, उसके अंदर हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि यूज़र रिक्वेस्ट लाइक हमारे बॉट से कम्युनिकेट करता रहे, और बॉट सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के और एआई टिकट बुक कर दे, ईमेल भेज दे। तो अब यहाँ पे पर्टिकुलर एक्शंस हमें लेने पड़ेंगे, कुछ एपीआई कॉलिंग होगी। तो ये सारा काम करने के लिए हमें एजेंट्स से ऑटोमेशन करना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेशन मेक श्योर आप सीखो। अगर आप चाहोगे तो मैं इसका वीडियो डिटेल बनाऊंगा। आप प्रोग्रामिंग के थ्रू रॉ भी कर सकते हो, या फिर बहुत सारे टूल्स हैं उनका भी यूज़ कर सकते हो काम करने के लिए। इवन चैट जीपीटी का भी टूल है, उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने एक वीडियो भी बनाया था थोड़े दिन पहले। बैकएंड डेव्स बिल्ड द एजेंट्स ब्रेन वायरिंग नॉट ईवाई। तो ये जो आपको याद रखना है कि जो बैकएंड डेवलपर होता है उसको काम करना होता है लाइक बिल्ड द एजेंट ब्रेन वायरिंग। ईवाई पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। 6 जो अभी मैंने बात किया था, टूल कॉलिंग एंड फंक्शन कॉलिंग। एआई को हम पावर देंगे, हम एक टूल बनाएंगे, एआई को पावर देंगे कि वो टूल वो कॉल कर सके बेस्ड ऑन द क्वेरी। सो दिस द कोर बैकएंड एआई इंटीग्रेशन। इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रखे हैं, लाइक अपने स्प्रिंग एआई कोर्स के अंदर बात कर रखा है। अलग अलग तरीके के टूल बना के मैंने आपको सिखाई हैं। बट फिर भी आपको स्कीमा बेस्ड फंक्शन डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वैलिडेशन ऑफ एआई जनरेटेड आर्गुमेंट्स, सेफ एग्जीक्यूशन पैटर्न्स, रीट्राई स्ट्रेटजीज, पार्शियल फेलियर्स। ये सब चीज़ आपको समझ में आना चाहिए और एक्चुअली पता होनी भी चाहिए। इसके भी यूज़ कैसे हो सकते हैं, बट वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। बट 7th पॉइंट आप समझो, क्योंकि ये चीज़ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ये रैग इससे पहले वाले स्लाइड के अंदर ही। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात आती है, दैट इज़ एक्चुअली एआई सिक्योरिटी। ठीक है, अगर आप अपने बैकएंड के अंदर एआई यूज़ ही कर रहे हो तो सिक्योरिटी को लाइक अनदेखा नहीं किया जा सकता। क्या क्या सिक्योरिटी, लाइक एआई इंट्रोड्यूस न्यू अटैक सर्फेसेस। मतलब कहने का है कि जब आप एआई यूज़ करो तो वहाँ पे नए नए अटैक्स सर्फेसेस इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है। मस्ट नो थ्रेट्स, ठीक है। प्रॉम्प्ट इंजेक्शन आपको पता होना चाहिए, लाइक डेटा लीकेज, मॉडल पॉइजनिंग, जेल ब्रेक अटेम्प्ट्स, सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर। ये सब चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए और इन पे आपको काम करना पड़ेगा। जैसे आपका एप्लीकेशन बड़ा होगा और लाइक आपका एप्लीकेशन बड़ा ही नहीं, आप जब प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, कंपनी के अंदर काम करो, तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ध्यान नहीं दोगे सो लाइक ये सिक्योरिटी इशूज़ आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर आएंगे, तो इनको भी आपको सीखना पड़ेगा। बैकएंड काउंटर मेजर्स में जैसे इनपुट सैनिटाइजेशन हो गया, आउटपुट वैलिडेशन, रोल बेस्ड टूल एक्सेस, कॉन्टेक्स्ट आइसोलेशन, लॉगिंग, ऑडिट्स, ट्रेल्स। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि सिक्योरिटी टीम्स विल एक्सपेक्ट बैकएंड डेप्स टू अंडरस्टैंड एआई रिस्क डीपली। मतलब आपकी जो कंपनी है, आप जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे होगे, वहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखी जाएगी, जो सिक्योरिटी टीम होगी वो आपसे एक्सपेक्टेशन रखेगी कि इफ़ यू आर अ डेवलपर तो आप एआई से संबंधित जितने सिक्योरिटी रिस्क हैं आप उनको अच्छे से समझ रहे हो और उस पर काम कर रहे हो। तो आँख बंद करके ऐसे काम नहीं होता है, ठीक है।
सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है AI कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड रेट कंट्रोल। AI इज़ एक्सपेंसिव इफ़ मिस यूज्ड। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि AI इज़ लाइक थर्ड लेयर जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब वो मॉडल डिप्लॉय या तो आप उसकी APIs यूज़ कर रहे होगे, या तो आप खुद अपना मॉडल या लाइक आपके पास कोई मॉडल है तो उसको आप डिप्लॉय करोगे, तो वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा आने वाली है इफ़ अगर आपने उसको सही से कंट्रोल नहीं किया या ऑप्टिमाइज़ नहीं किया। तो ऑप्टिमाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्टिंग होती है अगर आप APIs यूज़ कर रहे हो तो टोकन बेस्ड होंगी। इफ़ यू आर डिप्लॉइंग द मॉडल तो ज़्यादा कॉस्टिंग होने वाली, क्योंकि क्लाउड्स यूज़ करने पड़ेंगे। क्लाउड्स जब आप यूज़ करोगे तो वहाँ पे कॉस्टली चीज़ें होने वाली। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अभी अगर आप लाइक इनिशियल फेजेस पे हो, इंटरमीडिएट फेजेस पे हो, तो आप APIs यूज़ करो, ChatGPT की या फिर बाकी जो प्रोवाइडर्स हैं उनकी APIs यूज़ करके अपना काम कर सकते हो। लेकिन उसमें भी ऑप्टिमाइजेशन आपको ध्यान देना पड़ेगा। लाइक कॉस्ट टोकन कैलकुलेशन, आपको हमेशा यूज़र को लाइक पावर देनी है बेस्ड ऑन द टोकन्स। चार्जिंग आपकी भी होगी तो आप यूज़र को भी उसी तरह से लिमिटेशन टोकन को कैलकुलेट करके ही दोगे। ऐसा नहीं कि आपने फ्री कर दिया कोई चीज़, लेकिन आपको बैकएंड में जब AI यूज़ कर रहे होगे APIs, तो टोकन बेस्ड चार्जेस आपको देने होंगे। तो बेस्ड ऑन आप कैलकुलेट करो टोकन के कोई यूज़र कितना टोकन यूज़ कर रहा है, बेस्ड ऑन उससे भी आप चार्जेस लो। कैशिंग AI रिस्पॉन्सेज, बहुत बार हमें सेम रिस्पॉन्सेस AI लाइक अपने क्लाइंट को भेजना होता है तो आप उनको कैश करो, सो दैट आप बार बार AI को अपने सेम क्वेरी ना भेजो। जो रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं सेम वही जनरेट होंगे तो आप कॉस्ट इफेक्टिव होगा भाई, लाइक कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, आपको चार्जेस देने होंगे तो ऐसा क्यों करोगे ना। तो आप कैश करो AI रिस्पॉन्सेज को, एम्बेडिंग रीयूज़ करो, असिंक बैच प्रोसेसिंग, स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्सेज। AI कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बैकएंड स्किल, नॉट AI वन। तो आपको ये समझना पड़ेगा जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है आपके मॉडल की या जो APIs आप यूज़ कर रहे हो वो बैकएंड डेवलपर की इस लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो AI की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो। बैकएंड डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका जो यूज़र है जो बैकएंड APIs यूज़ कर रहा है, APIs हमारे लेयर को AI लेयर को यूज़ कर रही हैं, तो किस हिसाब से आप यूसेस दे रहे हो। तो AI कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेट लिमिटिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेट कंट्रोल भी हमें करना पड़ेगा ना। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या AI इतना सबको सीख लें फिर भी अगर हमें गारंटी नहीं है AI कहीं जॉब तो नहीं ले जाएगा। सो मैं आपको बता दूं AI डज़ नॉट रिप्लेस बैकएंड। AI कभी भी आज के 4 साल 5 साल बाद भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। AI ऑलवेज एक्सटेंड द बैकएंड। दैट मीन्स AI डज नॉट रिप्लेस बैकएंड, इट एक्सटेंड्स द बैकएंड। मतलब अब पहले जो आप काम करते थे वो तो आपको करना ही करना है, साथ में बैकएंड में और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं आपको कि भाई अब आप AI इंटीग्रेट करो बैकएंड के अंदर और यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा बनाओ और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाओ। सो बैकएंड अभी कहीं नहीं जाने वाला, आप टेंशन मत लो। बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें और नई आ गई हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई कि आप ये भी सीखो। और अगर आपको जॉब लेना है तो मेक श्योर कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप फुलफिल करो। जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से सीखो, उनको अपने CV में डालो, उनको यूज़ करके प्रोजेक्ट्स बनाओ, प्रोजेक्ट को CV में डालो और CV देन आप अप्लाई करो वहीं। अब ये सारा काम करने से आपकी जॉब 100% लगेगी। बट यहाँ पे उन लोग के लिए AI जॉब ले गया जो ऐसा सोचते हैं और इन सारे कॉन्सेप्ट से उनको काम नहीं करना, तो उनके लिए जॉब गई। अगर जो सिंपल APIs बना रहे थे, जो लाइक सिंपल टू डू ऐप पे काम कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, तो उनके लिए लाइक चीज़ें नहीं हैं, वो छोड़ देंगे। बट अगर आप एक्सटेंड कर सकते हो, लाइक अपनी नॉलेज बेस एक्सटेंड कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स अच्छे बना सकते हो, अपनी स्किल्स को अच्छे से शो कर सकते हो, CV मेंशन कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, काम कर सकते हो, डेवऑप्स के पार्ट्स को भी हैंडल कर सकते हो, तो आपके लिए अभी बहुत सारी स्पेस है मार्केट के अंदर, बहुत सारे लोग जॉब ले रहे हैं। मेक श्योर को जो मैंने आपको बताई हैं इस पूरे वीडियो के अंदर वो चीज़ें आप अच्छे से समझो एंड देन उसको अप्लाई करो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियोस चाहिए यार, रोड मैप चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ भाई मैं किस चीज़ का आपको रोड मैप बनाऊँ और क्रैश कोर्सेज किस चीज़ का बनाऊँ, कोर्सेज किस चीज़ का बनाऊँ, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।